नमस्कार। बुकशेल्फ के इस ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल सिन्हा और आज हमारे साथ जो मशहूर कवि हैं, आज के दौर के ख़ास तौर से समकालीन कविता के क्षेत्र में जिनकी बहुत दखल है, और फ़िलहाल उनके 3 कविता संग्रह तो आए ही हैं, चौथा आने वाला है और इन कविताओं का एक संचयन भी उनका अभी आया है। संपादन उन्होंने बहुत सारी किताबों का किया है, आलोचना की किताबें उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेखपरक किताबें, और फणीश्वर नाथ रेणु से काफ़ी गहराई से प्रभावित रहे हैं। हमारे साथ राकेश रेणु हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश रेणु नाम से ही ऐसा लगता है जैसे आप रेणु जी से बहुत प्रभावित रहे हैं जी। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, आपके सफ़रनामे से। किताब पर हम बाद में आते हैं जी। कि ये जो रेणु आपने रखा, आपका मूल नाम राकेश रेणु तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और नाम है जो कि राकेश रेणु के रूप में चर्चित हुआ और कविताएं आपने इस नाम से लिखना शुरू की। क्या इसके पीछे की कहानी है? ये बहुत पुरानी बात है, किशोरावस्था की बात है। 79 में मैंने मैट्रिक की 10वीं की परीक्षा दी थी और आजकल भी ऐसा होता है, लगभग 2.5 महीने उसके रिजल्ट, 2.5-3 महीने का समय रिजल्ट आने में लग जाता था। तो जिस कस्बे में सीतामढ़ी में रहता था, वहाँ का मूल निवासी हूँ। जी। बाबूजी शाम में एक लोकल क्लब था, वहाँ जाया करते थे और उसकी एक लाइब्रेरी थी। तो चूँकि मैं खाली था तो शाम में अपने साथ ले जाते थे और लाइब्रेरी में बिठा देते थे। लाइब्रेरियन को बोलते थे इनको जो चाहें किताबें दे दो। मैं वहाँ बैठ के पढ़ता था और फणीश्वर नाथ जी का लगभग सारा साहित्य और भी बहुत सारी चीज़ें। आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ मिला था, तो उनका जो त्रयी था, प्रथम परिश्रुति, सुवर्णलता, बकुल कथा, वो सारा, विमल मित्र के, शंकर के, उन सबकी बांग्ला साहित्य, मतलब बहुत सारा उस दौर में पढ़ गया मैं। किताबें वहाँ लेके पढ़ता था और फिर जो किताब पढ़ना शुरू किया वो लेके उनसे इशू करा के ले आता था। तो उसमें रेणु का साहित्य भी सारा पढ़ गया और वो जो महिलांचल का प्रभाव था, वो किशोर मन का निर्णय था कि मैंने कहा ये तखल्लुस रख लिया जाए। तो मैंने पहले राकेश कुमार मूल नाम था, तो उसका राकेश कुमार रेणु लिखा। दूसरी बात ये कि जिस दौर में आपने अपना ये नाम बदला होगा, जेपी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने अपना जो नाम था उसमें कुछ ना कुछ जोड़ लिया था, तो उसका भी एक असर होगा। रेणु दिवंगत हो चुके थे, वो जेपी आंदोलन खत्म होते होते, चुनाव होने से पहले वो दिवंगत हो गए थे, लेकिन उनका प्रभाव था, लोक में था, साहित्य में तो था ही, आज भी है। तो वहीं से ये चीज़ शुरू हुई। मैंने पहले उनका नाम जोड़ा, फिर जोड़ते जोड़ते एक शब्द कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के भ्रम होते हैं, हाँ, कि भाई राकेश रेणु है तो अलग अलग होगा, राकेश अलग, रेणु अलग, लेकिन आपने साथ जोड़ लिया। लेकिन चलिए, लिखने की यानी कविताएं लिखने की शुरुआत आपकी कब से हुई? और ये भी स्कूली जीवन के दौर की बात है, क्योंकि आप तो सूचना सेवा में लंबे समय तक रहे। सूचना जो सरकार की जो पत्रिका है आजकल, उसमें भी आपने काफ़ी लंबा समय बिताया। तो आजीविका तो देखिए, हम लोगों का जो दौर था उसमें वो स्थिति नहीं थी। आपको एक नौकरी चाहिए थी। निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में एक नौकरी चाहिए पढ़ने के बाद। तो हम परीक्षाएं देते रहते थे, कई तरह की बैंक की परीक्षा दी, इसकी दी, उसकी दी। इसमें चयन हो गया। ये कोई सुनियोजित या सुविचारित चयन नहीं था। यहाँ चयन हो गया भारतीय सूचना सेवा में और मैंने ज्वाइन किया। कई दफ्तरों में काम करने के बाद आजकल में आया। तो वो तो एक अलग चीज़ है। वो कोई कहीं उसमें सुविचारित नहीं। जब आजकल में आया और जब सूचना सेवा में आया और प्रकाशन विभाग में आया, तो जो भी पत्रिका मिली अपने तय मैंने कोशिश की उसको बेहतर करूं, जितना बेहतर कर सकता था। आजकल में सबसे आखिर में आया और जहाँ तक संभव हो सका बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन कविताएं लिखना तो स्कूली जीवन से शुरू हो गया था। पहले जो तुकबंदी टाइप के गीत, और वहाँ भी मैं फिर बाबूजी को याद करता हूँ कि वो बताते हैं वो खुद कुछ लिखते वगैरह थे। ये मुझे उस समय में पता नहीं था। एक अपने नोटबुक में पिछले पन्ने पर मैंने कुछ तुकबंदी बना रखी थी और वो कुछ प्रेम कविता सरीखी रही होगी। स्कूल का छात्र था, तो लौटा मैं देख रहा हूँ वो पलट रहे हैं वो कॉपी, और मैं डर गया कि आज तो हुई, मैंने क्या लिख रखा है, आज तो डांट पड़ेगी।
लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा मैं सामने हुए बढ़ा तो बुलाया मुझे और मुझे मात्राओं के बारे में बताया। मैंने जो लिखा ये इसमें ये मात्रा इतना ये कम कर दो, इसमें इतना जोड़ दो, इसमें वो उसके बारे में समझाया मात्राओं के बारे में। तो मुझे खुशी हुई कि अच्छा कविता लिखूं तो वो स्वीकार्य है। तो लेकिन शीघ्र कॉलेज में जाते विश्वविद्यालय तक पहुंचते ये पता चल गया कि केवल गीत काव्य से काम नहीं चलेगा, वो पर्याप्त नहीं है, वो अतीत की चीज़ है। वर्तमान और भविष्य जो मुक्त छंद कविताओं का है, तो उसमें प्रवृत्त हुआ वो लिखी। लेकिन राकेश जी, ये जो कविता लेखन आपने किया, फिर ये आलोचना की किताबें, बहुत सारी किताबों का संपादन, ये सारी चीज़ें, ये सब आपके सूचना सेवा में आने के बाद शुरू हुई, या पहला आपका जो संग्रह आया कविता का वो कब आया? पहला संग्रह रोजनामचा नाम से आया और वो 1994 में आया। ये ठीक है, मैं सूचना सेवा में आ चुका था तब तक, लेकिन कविताएं इसमें पहले की हैं। और कविताओं का कोई वास्ता सेवा से नहीं, मैं इसको दोहराता हूँ कि आजीविका से उनका कोई वास्ता नहीं। ये नौकरी जो थी सूचना सेवा की या कोई और सेवा की होती, वो आजीविका मात्र थी। कविताओं का लेखन का संबंध आपकी वैचारिक हलचल से, आपके दिमाग में जो उथल पुथल है, जो आप चाहते हैं और जो नहीं देख पाते, नहीं हो पा रहा, उनके अभिव्यक्ति से है। लेकिन रोज़नामचा लिखने के काफ़ी लंबे समय के बाद आपका दूसरा, इसी बीच बचा जीवन, ये आपका दूसरा कविता। इसी से बचा जीवन। हाँ, इसी से बचा जीवन जी। तो ये आने में लगा काफ़ी वक्त ना? जी हाँ, 2 दशक के बाद का समय लग गया। तो वो उस बीच में विवाह हुआ, बच्चे आए, दफ्तर की भी व्यस्तता बढ़ती गई यहाँ वहाँ। हाँ, लेकिन कविताओं का लेखन छिटपुट तौर पे कविताएं निरंतर चलती रही। जी हाँ, निरंतर चाहिए। इसमें जो इसी से बचा जीवन में जो कविताएं हैं, कोई 2-4 वर्ष की नहीं है, वो पूरे उस अंतराल की कविताएं हैं। उस पूरी अवधि में जो कविताएं लिखी गई उनका उनमें से चयन है एक तरीके से। हाँ, लेकिन बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से आपने कविताएं लिखी हैं इसमें। माँ का अकेलापन मैं इसमें एक पलट रहा था, बहुत अच्छी कविता लग रही मुझे। केवल वसंत नहीं ऋतु चक्र गुजरता रहा उसकी हथेलियों से, जिन हथेलियों ने दुलारा समारा भाई बहनों को मेरे साथ साथ, गौरैया सी उसकी हथेलियाँ टंगी है बाहों की फैली कमाची पर। निश्चित रूप से ये कविता बहुत अच्छी है। और भी कविताएं बहुत, माँ पर बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इसके बाद जो आपका संग्रह अभी हाल में यानी नए मगध में आया, नए मगध की कविताएं कुछ अलग हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लगा क्योंकि नाम से ये कहीं ना कहीं नए मगध में के कई खंड हैं इसमें। जी, 15 कविताएं हैं नए मगध श्रृंखला की। तो क्या वजह है इसकी? और इसमें भी माँ पर एक बहुत अच्छी उसमें इस पूरे संग्रह में नए मगध का संदर्भ आता है। 15 तो शीर्षक से कविताएं हैं। मूल वजह थी कि आप सरकारी सेवा में हैं, एक जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से सत्ता काम कर रही है, जिस तरीके से राजनीति काम कर, आप उससे सहमत नहीं है। वो समाज के अनुकूल नहीं है, वो देश के अनुकूल नहीं है जो हो रहा है, और आप भीतर बैठ करके चीज़ें देख रहे हैं। व्यवस्था के अंग हैं, इसलिए सीधे सीधे आप आपत्ति नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। आप वो कर भी रहे हैं। ये कहीं कहीं श्रीकांत वर्मा की पीड़ा भी थी कि वो, हालांकि वो पार्टी में थे, है ना, तो मेरी वो स्थिति, मेरी आजीविका थी, वो चली आई थी पहले से, सरकारें बदलती रही उस बीच में। तो वो जो असंतोष था, जो बेचैनी थी, और उसी समय ये टर्म आया न्यू इंडिया, नया भारत। मैंने कहा मैं इसे कैसे व्यक्त करूँगा, और चीज़ें बदल रही थी, और वो अच्छाई के लिए उनमें से बहुत थोड़ी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें नहीं कही जा सकती। तो मैंने श्रीकांत वर्मा के उस संग्रह से प्रेरणा ली। उनका संग्रह उसी दौर का, उसी तनाव की कविताओं का संग्रह है मगध। मैंने कहा कि ये न्यू इंडिया को मैं नया मगध कह सकता हूँ, तो मैंने नए मगध में वो शीर्षक लिया, उस श्रृंखला लिखी। हाँ, लेकिन अच्छी कविताएं इसमें आपने लिखी। लाखों घरों में दिए नहीं जले महाराज, क्यों ऐसी नाफरमानी क्यों, पूछा महाराज ने। प्रजा शोकग्रस्त है, उनके घरों में मौत का मातम है, महामारी है। ये मतलब इसमें कई पंक्तियाँ जो
नए मगध में जैसे नए भारत की बात आजकल हो रही है कि भाई भारत का स्वरूप बदल गया, नया भारत, न्यू इंडिया आ गया, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से उसी को अभिव्यक्त करने की इच्छा थी। और व्यवस्था के भीतर रहते हुए आप बिंब चुनते हैं, ऐसे प्रतीक करते हैं जिनसे अपनी बात कह सकें, तो वो कहने की कोशिश थी। और ये एक संग्रह है आपका, कविता नई सदी, राकेश रेणु, जिसका संपादन किया है मदन कश्यप और अंशु कुमार चौधरी ने। इसमें आपकी जो कविताएं हैं वो आपके पिछले संग्रहों से ली गई कविताएं हैं शायद। जी हाँ, ये चयन है। हाँ। पिछले 3 संग्रहों से कविताओं का चयन है। दोनों ये संपादकों ने एक श्रृंखला शुरू की है कविता नई सदी में। अभी 5 कवियों का सेट आया है, जिसमें एक मैं भी हूँ, अन्य सविता सिंह हैं, संजय कुंदन हैं, प्रेम अनिमेश हैं। तो और इसके अलावा जो अभी हाल में जो राकेश रेणु जी ने लिखा है, कवि का छाता, अभी पुस्तक मेले में इस किताब का विमोचन हुआ है, कवि का छाता। दरअसल ये कविता की नहीं है, ये आलोचना से, इसमें बहुत सारे इनके आलेख हैं जो कि आलोचनात्मक हैं अलग अलग विषयों पर। इसके बारे में कुछ बताइए, कवि का छाता आपने जो लिखा। देखिए, आप जब कविता लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो या उपन्यास किसी भी विधा से जुड़े हो, आप केवल वही नहीं लिख रहे होते हैं। साहित्य में हैं, जिस दुनिया में है उसका जो सर्वांग है वो आपको छू रहा होता है और आप उसको छू रहे होते हैं। तो बहुत बार ये कोई ऐसी प्रतिक्रिया आती कि ये किताब पढ़ी, इसके बारे में एक राय बने, लिखा जाए। या किसी, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा हुई या आशापूर्णा देवी की, किसी साहित्यकार को पढ़ा और कुछ नोट्स लेते गए, लेख तैयार हो गया। तो उस तरीके से तो वो इसके शीर्षक से व्यक्त होता है कि एक कवि की निर्मिति में 2 तरीके से आप इस शीर्षक को देख सकते हैं। कवि की निर्मिति में कौन कौन से लोग हैं, किनका असर है उसके व्यक्तित्व के या उसके रचना संसार के निर्माण में, मतलब किसके छाते में ये कवि घुसा हुआ है, आपको कहना है कि किसकी छाया में है आप कहें, या फिर कवि एक छाता लेकर के चल रहा है तो उसमें कौन कौन से लोग हैं। तो वो अपने निर्माण में कहीं, अपने वैचारिक निर्माण में जिन लोगों का असर हुआ उन पर जो लिखा, उन लेखों का संकलन है ये। अच्छा, दरअसल एक कवि से जब भी मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि एक कवि कविता में बहुत कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो समाज से जुड़ी हुई, रिश्तों से जुड़ी हुई, संवेदना से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, या पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है। साहित्य के कई पहलू हैं, आप भी जानते हैं, और सारे लोग, कहानी है, कविता है, उपन्यास है। आपने कविता को ही मुख्य विधा के तौर पर क्यों चुना? 2 कारण हैं। एक तो ये विचारों का संश्लिष्ट रूप है। वे जो रचनाओं में कहते हैं कि कविता जो है वो सबसे गज्जिन फॉर्म है। हालांकि अतुकांत जो कविताएं आज की हैं उसमें आपको कई बार वो एक पाठ में वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते, दोबारा तिबारा पाठ करते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ कवि ले जाना चाहता है आपको। तो एक वह कि वो उसका बहुत सारी बातें आपने गद्य में कह दिया, एक पैराग्राफ कह दिया, वो 4 छोटी छोटी पंक्तियों में कविता में कही जा सकती है। तो इसलिए उसका जो गज्जिन फॉर्म है, उसकी जो संश्लिष्टता है वो आपको आकर्षित करती है। जो इस फॉर्म के या कविता के आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि ये तो चलते फिरते आप लिख लेते हैं। संभव है कि चलते फिरते लिख लें आप, ये बहुत संभव है, समय कम लगे, लेकिन वो उसका विचार बहुत समय से आपके दिमाग में पक रहा होता है। वो एक दिन में नहीं आता, वो जो पकते पकते चीज, और लिखने के बाद भी आप उस पर काम करते हैं, वो एकदम पूरी तरह परफेक्ट सामग्री नहीं होती। कविता बनने के लिए उस पर और काम करना होता है आपको। तो वो उसकी जो संश्लिष्टता है वो आकर्षित करती है। वो उसने, अब ये कैसे हुआ नहीं कि मैंने जैसा बताया अपने निर्माण काल में गद्य पढ़े खूब, कविताएं कम पढ़ी, बाद में कविताएं पढ़ी कोर्स के अलावा, लेकिन प्रवृत्त हुआ कविताओं की ओर। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद से हर आदमी तो कवि है,
या हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कवि है। आप देखते होंगे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हर आदमी कविता लिख रहा है। क्या वजह है कि कवियों को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते? देखिए, हर समय में कवियों की संख्या ज़्यादा थी। सोशल मीडिया की देन ये है कि वो दिखने लगा है सामने। हर समय में, चूँकि मैंने 3 दशक तक संपादन किया अलग अलग पत्रिकाओं का, 3 दशक से अधिक समय तक, तो अनुभव भी है मेरा कि कविताएं सर्वाधिक आती हैं। उसमें कविताएं कितनी बनी ये अलग बात है। केवल चूँकि वो मुक्त छंद है तो केवल वाक्य को तोड़ तोड़ करके आपने रखे, पूरा वाक्य 4-6 कड़ियों में रख के आपने कविता कह दिया, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो वो सारी कविताएं जो कविता के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं कविताएं नहीं हैं। वो दिखता है ऐसा कि बहुत सारी कविताएं, याद उन्हीं की रह जाती है। कालजयी वही होते हैं जहाँ तत्व होता है, अंतर्वस्तु होती है। बाकी हमेशा से कविताएं खूब लिखी जाती रही, शायद कहानियाँ भी ढेरों लिखी जाती रही, याद उन्हें ही करते हैं। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ आज के वक्त ये है कि ये नीड़ छीड़ विवेक करने वाला व्यक्ति नहीं है। आलोचक नाम की संस्था का अवसान हुआ है। आज हर राकेश रेणु भी आप आलोचना की किताब पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी हर व्यक्ति आलोचक है। और दूसरे ये कि वो उस धैर्य का कहिए कि लोप हो गया है जो पहले के रचनाकारों में होता था कि अगर आप आलोचक हैं कविता के और आपने कहा राकेश रेणु को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, यहाँ कमी है, तो राकेश रेणु पूर्व के जो कवि होते थे वो उस पर काम करते संभवतः, लेकिन आज तुरंत प्रतिक्रिया होती है, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने क्या तीर मार लिया कि आप मेरे बारे में कह रहे हैं। तो उस धैर्य का लोप हुआ है। और धैर्य का लोप होने की एक वजह वो भी है कि सर्वमान्य आलोचक नहीं है, जैसा नामवर सिंह होते थे। और आलोचना सुनना कम हो गया है, कम हो गया है। लोग सुनना नहीं चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धैर्य का लोप हुआ है, आलोचना लोग सुनना नहीं चाहते। और सर्वमान्य आलोचक का भी अभाव है। 2-1 नाम उभरे, लेकिन वो उभरे और फिर वो उनका, लेकिन वही सर्वमान्य आलोचक जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी की आलोचना लिखे या फिर किताब की समीक्षा लिखे या फिर किताब कोई भी आती है, उसका विमोचन हो जाता है, बड़े बड़े उसमें कार्यक्रम होते हैं, उसमें 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, नाश्ता पानी होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें और कभी वो उस किताब को लोग पलट के देखते भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके किताबें खूब लिखी जा रही हैं, खूब छप रही हैं किताबें, तमाम प्रकाशक समृद्ध हो रहे हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर काम लोग मोबाइल से करते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, इंटरनेट का खेल है। तो ऐसे दौर में जो प्रकाशन व्यवसाय है, अब आप तो लंबे समय से प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, तो आप बेहतर इसके जो कारण है उसको जानते होंगे। उसके भी छोटे छोटे कई कारण हैं। एक तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या का विस्तार हुआ है। किसी एक सरकार को श्रेय नहीं देंगे, लेकिन पिछले 78 साल में शिक्षा का जितना प्रसार हुआ, अब वो ग्राफ नीचे जा रहा है। उसके कारणों पर बात करेंगे तो अलग बात होगी। अब वो ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन शिक्षा का जितना प्रसार हुआ पिछले 60-65 सालों के दौरान, उसकी वजह से लिखने पढ़ने वाले भी, बोलने वाले, लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। बहुत नहीं, थोड़ी समृद्धि आई है। हम अपने बचपन को याद करें तो बहुतों के पास मोबाइल नहीं होता था या घड़ी नहीं होती थी, बहुतों के पास चप्पल भी नहीं होता था। आज भी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की कमियां भी दूर हुई हैं या कम हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। तो उसमें जो पढ़ लिख गए, अपनी बात कहने की इच्छा है और उसके प्रकाशित करा लेने की इच्छा भी है, वो यहाँ वहाँ से संसाधन जुटा लेते हैं। ये सबसे नकारात्मक चीज़ है कि आप अपने पैसे खर्च करके अपनी किताबें छपवा रहे हैं, भले उसका पाठक ना हो, आत्मसुख के लिए कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जिन प्रकाशकों की आपने बात की है कि वो समृद्ध हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये इस बात को की चर्चा की। वो प्रकाशक, बहुत सारे प्रकाशक ऐसे ही हैं जो सीधे पैसे लेते हैं, जो ये नहीं देखते कि सामग्री क्या है, या उसका विवेक ही नहीं है उनके पास, या रचनाकार कौन है उसकी समझ भी नहीं है उनके पास। उन्हें एक निश्चित राशि वो मांगेंगे, वो दे दीजिए, वो उतनी प्रतियां जितनी आपको चाहिए छाप के दे देंगे। उनका बाजार भी नहीं है, न बाजार में जाएंगे वो। तो जो इस व्यवसाय से नहीं जुड़ा हुआ है, बाहर का व्यक्ति, जिसे अपने सुख के लिए या अपने जो मित्र बंधु
मैं समझ सर्किल गया। है, उसमें पहचान के लिए वो किताबें चाहिए, वहाँ पैसे दे के छपा लेता है। हाँ, मेरा अब अगला सवाल जो है कि जैसे कोई भी कवि, संवेदनशील कवि, जो जनता से जुड़ा हुआ कवि है, जो कम से कम आम आदमी की पीड़ा को महसूस करता है, समझता है, पिछले कुछ सालों से बहुत अंदर बेचैनी महसूस कर रहा है और उसकी कविताओं में वो सारी चीज़ें आती भी हैं। प्रतिरोध का साहित्य एक नई शब्दावली मान लीजिए, इसको चल रहा है, पिछले एक दशक से तो चल ही रहा है। प्रतिरोध का साहित्य लिखते वक्त आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस साहित्य का कहीं कोई असर इस मौजूदा व्यवस्था, सरकार या आज की जो सिस्टम है उस पे नज़र आएगा, उसका कोई असर दिखेगा? देखिए, प्रतिरोध का साहित्य आज ही केवल लिखा जा रहा हो ये बात नहीं है। नहीं, ये तो लंबे समय हमेशा से लिखा जाता हाँ, है। साहित्य जो है वो हमेशा प्रतिरोध ही रचता है। वो सहमति का साहित्य बहुत कम होता है। जो है उसमें और बेहतरी कैसे हो, इसकी इच्छा, कामना और बेचैनी से लिखा गया ही साहित्य होता है। तो ये तो हमेशा से रहा है। उसका परिमाण या उसका आवेग बढ़ गया हो, ये संभव है। ये बहुत बार कहा जाता है, और अभी ये सवाल जो दूसरा पक्ष है आपका, हमेशा और ज़्यादा आ रहा है कि क्या इससे बदलाव संभव है। कविता या साहित्य क्रांति नहीं करती, परिवर्तन नहीं लाती, या जो लाती है वो बहुत, उसकी गति धीमी होती है। कविता का काम क्या है? वो उस परिवर्तन की, उस क्रांति की भूमिका तैयार करती है, उसका मानस तैयार करती है। मानस किनके बीच तैयार करती है? जो उसके पाठक हैं, वे नहीं जो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप देख रहे हैं। जो कविता तक जाएंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे आत्मसात करेंगे, उनका मानस बदलती है। तो कविता का काम सीधे सीधे क्रांति कर देना नहीं, लेकिन यदि भविष्य में कोई क्रांति होती है, कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव आता है, तो उसकी भूमिका वो तैयार करती है। जी जी, राकेश जी, आपने तमाम विषयों पे अभी बात की, लेकिन हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आने वाले वक्त में आपकी कुछ कविताएं, बेशक और नया संग्रह आएगा ही, कुछ ना कुछ आपने लिखा भी होगा हाल फिलहाल में, अगर कुछ सुना सकें, एक दो कविताएं, कुछ पंक्तियां, तो अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। नई कविताएं सुनाऊं या संग्रह से सुनाऊं? नई सुनाएं तो बेहतर, संग्रह में तो कुछ लोग पढ़ेंगे भी, कुछ नई जो अभी तक लोगों के बीच नहीं आई, उसे सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, अभी ये कविताएं लिखी जा रही हैं, बन रही हैं। तो युद्ध शीर्षक से कुछ कविताएं लिखी हैं। जी जी, छोटी छोटी, बहुत छोटी कविताएं हैं, इसलिए 3-4 आपको उसमें से छोटी छोटी कविताएं बहुत छोटी सुनाता हूँ। युद्ध, पहली कविता जी। जीवन बस एक बार आता है, बार बार आते हैं युद्ध। जीवन बस एक बार आता है, बार बार आते हैं युद्ध। सांस भर जी भी नहीं पाता, थक जाता है, शेष हो जाता है जीवन। अनेक जीवन होम करने के बाद भी किंतु थकता नहीं युद्ध। दूसरी कविता ऐसी छोटी सी। जी। उस शख्स ने 6 कब्रें खोदी। अभी युद्ध चल रहा है, और जी, जी, जी। और युद्ध चल ही नहीं रहा है। फ़लस्तीन में 3 साल से वो जारी है। तो इसमें हवाला फ़लस्तीन का या ऐसे किसी विवश समाज का। उस शख्स ने 6 कब्रें खोदी एक दूसरे के अगल बगल, फिर एक एक कर लिटा दिए 5 कब्रों में अपनी पत्नी और बेटों के बदन के टुकड़े, इकट्ठा जिन्हें शव कहा गया। फिर धीरे धीरे कांपते हाथों उसने ढक दिया उन्हें मिट्टी और रेत से। छठे के किनारे बैठ वो इंतज़ार कर रहा उस कारतूस का जो उसकी मौत बनकर आएगी। बहुत अच्छी कविता है और बहुत गंभीर कविता है। और इसी श्रृंखला में मैं छोड़ करके कुछ एक कविता जिससे दर्शक ज़्यादा जुड़ पाएँ। महाभारत घटित हो रहा था, महाभारत घटित हो रहा था, करबला घटित हो चुका था। महाभारत घटित हो रहा था, करबला घटित हो रहा था।
कृष्ण गीता बाँच रहे थे, नोहा लिखा जा चुका था, विश्व युद्ध घटित हो चुके थे, संयुक्त राष्ट्र गठित हो चुका था, किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था, प्रभुओं के हाथ में सुदर्शन था, प्रभुओं के हाथ में सुदर्शन चक्र था, पर्दे पर युद्ध सुदर्शन था, निर्विकार था, बाहर भीतर धरती के तोड़ रहा था, सब सीना फोड़ रहा था। चीख, आंसू, आर्तनाद का पसारा था। उनके लिए किसी को फुर्सत न थी, दुख पढ़ना संभव न था। अच्छी कविताएं हैं। युद्ध पे ये पूरी श्रृंखला जो आपने लिखी है, बेशक आज के दौर में जो स्थिति है उसको बहुत संवेदनशील तरीके से आपने सामने लाने की कोशिश की। राकेश जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, अपनी किताबों पर विस्तार से चर्चा की और जो आज की स्थिति है उसमें एक कवि की जो भूमिका हो सकती है वो क्या हो सकती है ये बताने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। धन्यवाद आपका भी।